वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी? हैं बहुत बढ़िया, राइट। तो आज हम आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गॉथिक हॉरर ड्रामा सीरीज जिसका नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड्स हैं और इन 8 एपिसोड्स की पूरी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया हमने इस वीडियो में आपके लिए, आपकी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और पता है ना, आप पहली बार कोई आया हो तो प्लीज अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो सीरीज की शुरुआत होती है एक चर्च में जहां पर एक मेमोरियल सर्विस चल रहा है। यह रॉड्रिक यूशर जो कि फॉर्चुनेटो फार्मास्यूटिकल्स नाम की एक जायंट फार्मास्यूटिकल कंपनी का सीईओ है। पिछले 2 हफ्तों में इसके 6 बच्चे यानी कि फॉर्चुनेटो कंपनी के 6 वारिस मिस्टीरियस तरीके से मारे पाए गए। उनमें से 3 जो हाल ही में मरे थे, ये मेमोरियल सर्विस उनकी याद में रखा गया है। रॉड्रिक के चेहरे पे दुख और डर दोनों ही दिख रहे होते हैं क्योंकि उसे अक्सर इल्यूजन्स आते रहते हैं कि वो किन हालात में मरे पड़े हुए थे। इस वक्त भी उसे चर्च में एक मिस्टीरियस औरत दिखाई देती है, पर किसी और को वो नजर नहीं आती। दूसरी ओर ऑगस्ट डुपन नाम के एक असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी को दिखाते हैं जो कई साल से फॉर्चुनेटो फार्मास्यूटिकल्स में हो रहे गलत कामों के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसे ये शक है कि रॉड्रिक और उसकी जुड़वा बहन जिसका नाम मैडलिन है, दोनों अपनी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में कई गलत काम कर रहे हैं। और अब रॉड्रिक के 6 के 6 बच्चों की मौत के बाद डुपन और भी कंफ्यूज्ड है कि आखिर उस यूशर परिवार में हो क्या रहा है। फिर भी वो इस अजीब से परिवार के रहस्यों को खुद निकालना चाहता है कि आखिर क्या है यहाँ पर। अब एक रात डुपन को रॉड्रिक खुद अपने पुश्तैनी घर में इनवाइट करता है जो बहुत ही पुराना हो चुका है और वहाँ फिलहाल कोई नहीं रहता। डुपन भी रॉड्रिक से बात करने के लिए वहाँ जाता है। तब रॉड्रिक उसे बताता है कि आज मैं तुम्हें वो सारे सच बताने जा रहा हूँ जिनकी तुम्हें कई साल से तलाश थी, और ये भी बताऊंगा कि मेरे 6 वारिस किन हालात में मरे थे। डुपन अपना रिकॉर्डर ऑन कर लेता है और रॉड्रिक शुरू करता है अपनी कहानी सुनाना। लगभग 70 साल पहले यानी 1953 में रॉड्रिक और उसकी जुड़वा बहन मैडलिन इसी घर में अपनी मां लिज के साथ रहते थे। लिज बहुत ही धार्मिक औरत थी लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट भी थी। वो विलियम लॉन्गफेलो नाम के एक बेरहम और लालची बिजनेसमैन की सेक्रेटरी हुआ करती थी। लॉन्गफेलो उस वक्त फॉर्चुनेटो कंपनी का मालिक था और तब रॉड्रिक और मैडलिन अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन न जाने क्यों वो लॉन्गफेलो के बारे में जानने की कोशिश करते रहते थे। अब एक दिन हुआ ये कि मैडलिन के कहने पर रॉड्रिक लॉन्गफेलो के गार्डन के अंदर कूद गया और उसका पैर टूट गया। आवाज सुनकर मिसेस लॉन्गफेलो बाहर आई और तब लिज भागी चली आई थी। फिर लॉन्गफेलो ने लिज को पकड़कर धमकाई कि हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था कि ये बच्चे मेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे, ले जाओ इन्हें और आइंदा मेरे घर के आसपास भी ये दोनों दिखने नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना। और तब लिज माफी मांगकर रॉड्रिक और मैडलिन को अपने घर ले गई। तभी से इन दोनों बच्चों को लॉन्गफेलो से काफी नफरत हो गई थी, लेकिन माँ के कहने पर दोनों शांत हुए और अगले 10 साल तक उन्होंने लॉन्गफेलो के घर की ओर देखा तक नहीं। लेकिन 10 साल के बाद लिज बहुत बीमार पड़ गई और उसे अक्सर दर्द के दौरे पड़ते रहते थे। उसने यहाँ तक कि मेडिकल हेल्प लेने से भी इनकार कर दिया और कहती थी कि मुझे भगवान बचा लेंगे और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी माँ को दर्द से तड़पते हुए देखकर ये दोनों चुपचाप नहीं रहना चाहते थे। अब तक इन्हें पता चल चुका था कि इनका पिता और कोई नहीं मिस्टर लॉन्गफेलो है। दोनों हिम्मत जुटाकर लॉन्गफेलो से मदद मांगने उसके घर जाते हैं, लेकिन वो इन दोनों को भगा देता है। सुबह होती है और लिज का शरीर जरा भी नहीं हिलता। ये दोनों डर जाते हैं कि कहीं माँ चली तो नहीं गई। उनकी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। दोनों मिलकर लिज की बॉडी को घर के पीछे ही दफना देते हैं। लेकिन उसी रात एक डरावनी घटना होती है जिसको देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। लिज को इन्होंने जिस पेटी में रखकर दफनाया था, लिज उसे तोड़कर घर में घुस आती है। वो मिट्टी से ढकी होती है और रॉड्रिक पर हमला करती है, लेकिन फिर रुक जाती है जैसे किसी मिस्टीरियस शक्ति ने उसको रोक दिया हो। वो सीधे लॉन्गफेलो के घर जाती है और उसकी गर्दन कस के पकड़कर उसकी जान ले लेती है। फिर लिज खुद भी उसके पास से गिर पड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। इस तरह एक ही रात में रॉड्रिक और मैडलिन ने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया था। और अब प्रेजेंट में रॉड्रिक बताता है कि लॉन्गफेलो के परिवार ने उसकी मौत के असली कारण को दुनिया से छुपा के रखा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुनिया को ये पता चले कि हम दोनों लॉन्गफेलो के ही बच्चे हैं। डुपन पूछता है कि तुम मुझे अपनी माँ लिज के बारे में क्यों बता रहे हो, बताओ। रॉड्रिक कहता है कि लिज यानी कि मेरी माँ इस वक्त इसी कमरे में है, तुम चाहो तो मुड़कर देख लो। लेकिन डुपन मना कर देता है और रॉड्रिक कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। तब रॉड्रिक के फोन पर उसकी पोती जिसका नाम लेनोर है उसके मैसेज आते रहते हैं, लेकिन रॉड्रिक उन्हें इग्नोर कर देता है। डुपन कहता है कि लेनोर तुम्हारे परिवार की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है, फिर तुम उसके मैसेजेस को इग्नोर क्यों कर रहे हो? ऊपर से इस परिवार और फॉर्चुनेटो कंपनी की इकलौती जिंदा वारिस लेनोर ही तो है। लेकिन इसका रॉड्रिक कोई जवाब नहीं देता और अपनी कहानी आगे बताता है। 2 हफ्ते पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब फॉर्चुनेटो कंपनी पर यह इल्जाम लगा था कि इस कंपनी का एक मेडिसिन जिसका नाम लिगोडन है, उसका सेवन करने से पिछले 40 साल में कई हजार लोगों की मौत हुई है। उन मेडिसिन को बिना प्रॉपर टेस्टिंग के मार्केट में लाया गया और इसी वजह से इतने लोग मारे गए। लेकिन फॉर्चुनेटो कंपनी के ओनर्स इतने गैर जिम्मेदार हैं कि इन्होंने अपनी जेब भरने के लिए इनोसेंट लोगों की जान के साथ खेला। और इस केस में प्रोसिक्यूटर था डुपन,
कोर्ट में डुपन बताता है कि मेरे पास इन्हीं की फैमिली का एक विटनेस है जो इनके खिलाफ गवाही देना चाहता है। अब ये सुनकर यूशर परिवार के अंदर तरह तरह की बातें होने लग जाती है। ऐसा लगता है कि डुपन इस परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। अब इस परिवार के लोग एक दूसरे पर शक करने लगे हैं कि वो गद्दार है कौन और कौन हो सकता है। उस दिन कोर्ट सेशन के बाद रॉड्रिक ने अपने परिवार के लिए एक शानदार दावत रखी और उसी रात उसने अपने सभी वारिसों को एक साथ आखिरी बार देखा था। रॉड्रिक के बच्चों की अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी थी और अलग अलग टैलेंट था। ये था रॉड्रिक का सबसे बड़ा बेटा फ्रेडी, जो फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। उसने मॉरेल नाम की एक टैलेंटेड शेफ से शादी की थी। इनका एकदम मस्त परफेक्ट परिवार था। इनकी बेटी थी लेनोर, जो रॉड्रिक को बहुत प्यारी थी। हालांकि फ्रेडी में बिजनेस करने का टैलेंट नहीं था, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके अपने पिता रॉड्रिक को हमेशा इंप्रेस करने की कोशिश करता रहता था। दूसरी ओर थी फ्रेडी की बहन यानी रॉड्रिक की बेटी टैमरलैन, जो मेडिकल और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को मिलाकर गोल्डबर्ग नाम का एक स्पेशल ब्रांड बना रही थी। इस ब्रांड को बनाने में उसकी मदद कर रहा था बिल नाम का एक फिटनेस ट्रेनर, जिससे टैमरलैन ने शादी भी कर ली। वो भी अपने पिता को इम्प्रेस करना चाहती थी कि मैं भी एक काबिल बिजनेस वुमन हूँ। और एक और बात दोस्तों, रॉड्रिक के कुछ नाजायज संबंध भी थे और उन संबंधों से उसे कई बच्चे भी हुए। उनमें सबसे बड़ी थी विक्टोरिन, जिसका सर्जरी करने में कुछ खास टैलेंट था। वो और उसकी लिव इन पार्टनर एली मिलकर बंदरों पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती थी। इन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये दोनों अपने बनाए हुए मैकेनिकल हार्ट को टेस्ट करना चाहती थी। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो डैमेज्ड ह्यूमन हार्ट की जगह पर ये यूज किया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इनके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए और इन लोगों ने जिन एनिमल्स को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया वो सब ऑपरेशन टेबल पर मारे गए। लेकिन हाँ, विक्टोरियन ने अपने पिता रॉड्रिक को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर वो बताती तो रॉड्रिक इन्हें जो फंड दे रहा था वो बंद हो जाता। रॉड्रिक की अगली नाजायज औलाद थी कैमिल, जो बहुत ही टैलेंटेड पीआरओ थी, यानी फॉर्च्यूनेटो कंपनी की पब्लिक रिलेशन इंचार्ज। जब भी फॉर्च्यूनेटो कंपनी किसी स्कैंडल में फंस जाता तो कैमिल मीडिया का मुंह बंद कराने में बिल्कुल माहिर थी और इसी वजह से फॉर्च्यूनेटो कंपनी का नाम खराब होने से वो हमेशा बचा रही थी। रॉड्रिक के दूसरे वारिस कैमिल से डरते थे, क्योंकि वो इन सब के सीक्रेट्स को जानती थी। अगर ये मुंह खोलेगी तो उन सब की लाइफ और करियर्स मिट्टी में मिल जाएंगे। और हाँ, ये देखो दोस्तों, ये है लियो, रॉड्रिक की अगली नाजायज औलाद। ये एक एक्सपर्ट वीडियो गेम डेवलपर था, लेकिन हद से ज्यादा नशा करता था। इसके बॉयफ्रेंड का नाम था जूलियस, लेकिन जूलियस की गैर मौजूदगी में लियो उसे चीट करता था और दूसरी लड़कियों को घर ले आता था। मतलब एक किस तरह का इंसान था, आप समझ गए होंगे दोस्तों। और ये देखिए, ये था रॉड्रिक का सबसे छोटा नाजायज वारिस पैरी। उसे हाल ही में पता चला था कि उसका बाप इतना बड़ा और पावरफुल बिजनेसमैन है। यूशर परिवार में जुड़ने के बाद उसकी जिंदगी ही बदल गई थी। वो हद से ज्यादा ऐश करने लगा था और बहुत नशा भी करता था। रॉड्रिक के दूसरे बच्चों की तरह वो भी रॉड्रिक को कन्विंस करना चाहता था कि मैं भी काबिल हूँ, मैं भी बिजनेस चलाने के काबिल हूँ। उस रात डिनर पार्टी से पहले पैरी ने रॉड्रिक और मैडलिन को अपना बिजनेस प्लान बताया कि मैं एक ऐसा नाइट क्लब खोलना चाहता हूँ जहाँ पर किसी चीज की कोई पाबंदी ना हो और डिसेंसी के नाम पर कोई रिस्ट्रिक्शन हो ही ना। लेकिन रॉड्रिक ने उसके इस घटिया आइडिया में इन्वेस्ट करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। हालांकि इन 6 वारिसों के कैरेक्टर्स अलग अलग थे, लेकिन इन सब के अंदर एक कॉमन चीज थी और वो थी ईगो। ये सब किसी न किसी तरह से रॉड्रिक की कंपनी और उसके धन दौलत पर अपना हक जमाना चाहते थे। और यह दोस्तों रॉड्रिक की सेकंड वाइफ जुनो, जो रॉड्रिक से उम्र में बहुत छोटी है। सारे बच्चों को इससे बड़ी नफरत थी। जुनो भी नशीले पदार्थों की आदी थी और जब रॉड्रिक ने उसे उसकी आदत से बाहर निकाला, तब से ये रॉड्रिक को अपना भगवान मानने लगी और फॉर्च्यूनेटो कंपनी का एक मेडिसिन खाने लगी। उसके बाद उसने नशा तो छोड़ दिया, लेकिन फॉर्च्यूनेटो कंपनी की मेडिसिन की आदी हो गई। ये भी एक तरह का नशा ही था। दरअसल रॉड्रिक और मैडलिन ये डिनर पार्टी उस गद्दार का पता लगाने के लिए अरेंज कर रहे थे जो डुपन का विटनेस बनने जा रहा था। समझ रहे हो ना दोस्तों आप? अब डिनर के दौरान रॉड्रिक का फैमिली लॉयर मिस्टर पिम सबको एक एग्रीमेंट पेपर देता है और मैडलिन बताती है कि अगर किसी ने फॉर्च्यूनेटो कंपनी के अगेंस्ट गवाही दी तो उसे बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। रॉड्रिक ये भी कहता है कि जो मुझे उस गद्दार का नाम बताएगा उसे मैं $50 मिलियन का रिवार्ड दूंगा। और अब प्रश्न में आ जाओ दोस्तों। रॉड्रिक बताता है कि मेरे सारे वारिसों की मौत के पीछे मेरा ही हाथ है। अब वो वेरना नाम की एक मिस्टीरियस औरत का जिक्र करता है और उसके बारे में और डिटेल्स बताने के लिए कहानी जाती है 1979 में। उस वक्त रॉड्रिक बहुत जवान था और अपने फर्स्ट वाइफ एनाबेल के साथ एक छोटे अपार्टमेंट में रहता था। मैडलिन भी उनके साथ रहती थी। रॉड्रिक बहुत ही नरम दिल इंसान था और कविताएं भी लिखता था। उसकी वाइफ एनाबेल उसे बहुत सपोर्ट करती थी उस समय। इनके 2 बच्चे थे, फ्रेडी और टैमरलिन। रॉड्रिक अपने पिता लॉन्गफेलो की फॉर्च्यूनेटो कंपनी में क्लर्क था। रॉड्रिक और उसकी बहन मैडलिन इस कंपनी पर अपना हक जताना चाहते थे, लेकिन लॉन्गफेलो की मौत के बाद फॉर्च्यूनेटो कंपनी का नया सीईओ बना
रूफस ग्रिसवॉल्ड, जो लॉन्गफेलो से दोगुना लालची और बेरहमी आदमी था। तो रॉड्रिक ने उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लिगोडन नाम का एक मेडिसिन बना कर दिया जो इंसान को दर्द से मुक्ति दिला सके, पर रूफस ने उसके इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में रॉड्रिक को पता चला कि रूफस ने लिगोडन का क्रेडिट अपने नाम ले लिया है। अब वो बहुत ही चीटेड फील करता है और रूफस पर चिल्लाता है, लेकिन मैडलिन उसको समझाती है कि गुस्से से काम नहीं चलेगा, तुम रूफस के बिजनेस सर्कल में अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ और सही मौके का इंतजार करो ब्रो। इसी बीच मैडलिन रूफस को एक और बिजनेस प्लान बताती है, लेकिन वो उस प्रपोजल को भी रिजेक्ट करता है और कहता है, मैं जानता हूं तुम भाई बहन लॉन्गफेलो की नाजायज औलाद हो, लेकिन नाजायज औलादों को कंपनी में हक जताने का कोई हक नहीं होता, समझे। अब उसके ताने सुनकर मैडलिन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो स्माइल करके चली जाती है। उसकी स्माइल साफ बताती है कि मैं तुम्हें खत्म करके ही छोड़ूंगी। दूसरी ओर डोपन को दिखाते हैं, जो उस वक्त एक यंग अटर्नी था और फॉर्चुनेटो के नई मेडिसिन और उससे मरे विक्टिम्स के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसे उन विक्टिम्स की कब्र में कुछ अजीब चीजें मिली थी। अब इन्वेस्टिगेशन में उसे रॉड्रिक के साइन किए हुए कई डॉक्यूमेंट मिले और वो रॉड्रिक के पास पहुंचा और तब उसे पता चला कि रूफस रॉड्रिक के सिग्नेचर को यूज करके फॉर्चुनेटो कंपनी में इलीगल काम कर रहा था। और फिर रॉड्रिक और मैडलिन ने डोपन का साथ देने का और रूफस का खुलासा करने का वादा किया। रॉड्रिक ने अपने ऑफिस में रूफस के खिलाफ कई एविडेंस भी कलेक्ट किए और वो रूफस के खिलाफ गवाही देने को तैयार हुआ। लेकिन हुआ ये कि आखिर में रॉड्रिक ने डोपन को ही धोखा दे दिया और इन्वेस्टिगेशन कमेटी को यह बताया कि रूफस के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला और रूफस बेगुनाह है। यहाँ से रॉड्रिक और डोपन के बीच दरार पड़नी शुरू हो गई जो 40 साल तक बरकरार रही। पर हाँ दोस्तों, एक और चीज नोट करिए, रॉड्रिक की लाइफ का था ये टर्निंग पॉइंट। पैसे और पावर के लालच में रॉड्रिक भी वही करने लगा जो रूफस करता था और फिर जब वो ये करने लग गया तो एनाबेल को रॉड्रिक का ये बदला हुआ रवैया बिल्कुल ठीक नहीं लगा और वो अपने बच्चों को साथ लेकर रॉड्रिक से दूर हो गई। लेकिन यहाँ रॉड्रिक की गवाही से खुश होकर रूफस ने उसको अपना चीफ एडवाइजर बना लिया। अब बात है न्यू ईयर की रात की। एक मास्क पार्टी हुई जिसमें मैडलिन और रॉड्रिक ने रूफस के शराब में जहर मिलाकर उसे पिला दिया, फिर उसे फॉर्चुनेटो बिल्डिंग के बेसमेंट में एक दीवार के अंदर मस्त दफना दिया। इन्होंने प्लान किया कि वो फॉर्चुनेटो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये विश्वास दिलाएंगे कि रूफस बुरे वक्त में फॉर्चुनेटो कंपनी को छोड़कर भाग गया, देखिए कैसा आदमी है वो। उसके बाद फॉर्चुनेटो में क्लिनिकल ट्रायल पार्टिसिपेंट्स पर जो इलीगल एक्सपेरिमेंट्स हुए उसका सारा दोष रूफस को दे दिया गया। इन्होंने प्लान किया कि रूफस को बदनाम करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नजरों में रॉड्रिक एक हीरो बन जाएगा जिसने फॉर्चुनेटो कंपनी को बदनामी से बचा लिया और फिर वो उस कंपनी का बन जाएगा CEO। और एक और चीज थी, इस प्लान में उन्हें एक विटनेस की जरूरत थी जिसे रेडी करने के लिए वो एक बार में गए जहां उसकी मुलाकात वेरना नाम की एक खूबसूरत बारटेंडर से हुई। लेकिन वेरना से बात करने के बाद रॉड्रिक और मैडलिन की लाइफ एकदम से चेंज हो गई। और आ जाओ दोस्तों, प्रेजेंट में आ जाओ। अब रॉड्रिक बताता है कि मेरी कहानी का हर पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम बहुत ध्यान से सुनना। कहकर वो बताता है कि मेमोरियल सर्विस के बाद जब मैं चर्च से बाहर आया तो मुझे रूफस का रूप दिखाई दिया जिसमें उसने वही मास्क पहन रखा था जैसा कि उस दिन मास्क पार्टी में उसने पहना हुआ था। ये देखकर रॉड्रिक उस समय बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो ऊपर एक बहुत बड़ा कुआं दिखा और तब रॉड्रिक ने बार बार ये कहा कि मेरा वक्त आ गया है। जिन 6 वारिसों की मौत हुई है उनमें सबसे पहले मौत थी पेरी की। रॉड्रिक ने उसका बिजनेस आइडिया रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने दोस्तों को लेकर फॉर्चुनेटो के पुराने लैब में पहुंच गया जहां उसने नशीले पदार्थों की एक पार्टी अरेंज की और कई नामी लोगों को वहां पर इनवाइट किया। दरअसल वो सीक्रेट कैमरास के जरिए उनकी वीडियो बनाकर अपने पिता यानी रॉड्रिक को दिखाना चाहता था। उसे ये लगा कि रॉड्रिक इंप्रेस होकर उसके बिजनेस को फंड करेगा। उसके प्लान के हिसाब से ये होना था कि जब सेलिब्रेशन चल रहा होगा तो ऊपर के रिजर्वेयर से पानी स्प्रे किया जाएगा और अपने बड़े भाई फ्रेडी को, जो पेरी को नीचा दिखाता रहता था, उसे इंसल्ट करने के लिए पेरी फ्रेडी की वाइफ मॉरेल को नशा पार्टी में इनवाइट करता है। और मॉरेल भी यूशर परिवार के सुशील बहू की एक्टिंग करने से तंग आ चुकी थी और पार्टी में चली जाती है। अचानक वहां पर वेरना एक अजीब रेड ड्रेस में आती है, लेकिन 40 साल के बाद भी लगता है कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं हुई। खैर ये पर्सनल बात है। वो पेरी को सेड्यूस करती है और वॉर्न करती है कि हर काम का कोई ना कोई अंजाम बहुत बुरा होता है, लेकिन पेरी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। फिर वेरना ड्रिंक सर्व करते हुए वेटर्स और मॉरेल को पार्टी से चले जाने को कह देती है, लेकिन मॉरेल उसकी बात नहीं मानती और जल्द ही ऊपर से पानी स्प्रे होने लग जाता है। लेकिन ये पानी नहीं, ये एसिड है जिसके लगने से पेरी और दूसरे लोग जलन के मारे वहीं मर जाते हैं। पेरी आखिरी सांस ले रहा होता है और तब वेरना उसे किस करती है और उससे अपना स्कल मास्क पहना देती है। अब रॉड्रिक बताता है कि ऊपर के रिजर्वेयर में मैंने अपने फार्मास्यूटिकल्स का एसिड और केमिकल वेस्ट छुपा के रखा हुआ था ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मुझ पर फाइन न थोप दे। लेकिन पेरी की मौत का कारण फ्रेडी था क्योंकि उसने ठीक वक्त पर उस पुरानी बिल्डिंग को गिराया नहीं था। अगर वो बिल्डिंग नहीं होती तो शायद पेरी वहां
जाता ही नहीं और आज जिंदा होता। अब इस हादसे के बाद प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वहां हुई दुर्घटना के बारे में जब मीडिया को पता चलेगा तो कंपनी की इमेज बुरी तरह डैमेज हो सकती है। इसलिए कंपनी को बचाने के लिए रॉड्रिक कैमल से कहता है कि तुम इस घटना की छोटी से छोटी डिटेल्स मिटा दो पूरी तरह। लेकिन कैमल जो पैरी की तरह ही रॉड्रिक की नाजायज वारिस थी, वो समझ गई कि पैरी भी उसी की तरह रॉड्रिक को इम्प्रेस करके अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे सच में पैरी से हमदर्दी थी, जिस वजह से उसने रॉड्रिक का ये काम करने से साफ इंकार कर दिया। फिर वो लियो के साथ मिलकर पैरी के लिए लोगों के दिल में हमदर्दी जगाने के लिए पीआर कैंपेन शुरू करती है और साथ ही वो विक्टोरिन पर भी नजर रखती है, क्योंकि उसे लगता है शायद विक्टोरिन ही वो गद्दार है जो टूपन की विटनेस बनने वाली है। अब कैमिल विक्टोरिन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगती है तो उससे पता चलता है कि विक्टोरिन के एक्सपेरिमेंट्स में जिन एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता था उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता था और बड़ी बेरहमी से वे मारे जाते थे। लेकिन विक्टोरिन ने इस बात को हमेशा रॉड्रिक से छुपा के रखा। अब रात को कैमलीन विक्टोरिन की लैब में जाकर उसके खिलाफ वीडियो एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करती है। तब वहां पर वो वेरना को देखती है जो इस बार एक सिक्योरिटी गार्ड के भेस में होती है। वो अचानक एक जानवर की तरह टेबल पर कूदती है तो कैमल डर जाती है। वेरना कहती है कि तुम्हें अपनी बहन को फंसाने में इतना मजा क्यों आ रहा है? वैसे तुमने और विक्टोरिन ने जिंदगी में कई गलत फैसले किए हैं। तुम सिर्फ पैसों के खातिर कई सालों से फॉर्चुनेटो कंपनी के इलीगल एक्टिविटीज पर पर्दा डाल रही हो, समझ गई? सिर्फ पैसों के लिए। और विक्टोरिन, उसने तो आर्टिफिशियल हर्ट बनाकर भगवान बनने की कोशिश की है और उस कोशिश में उसने न जाने कितने बेचारे बेजुबान जानवरों को बेरहमी से कत्ल किया, लेकिन उसे जरा भी पछतावा नहीं है। और अब वेरना अचानक से एक चिंपैंजी का रूप लेकर कैमल पर अटैक करती है और कैमल को मार डालती है। और अब पेरी और कैमलिन की मौत के बाद मैडलिन और रॉड्रिक अपने लॉयर पेम को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहते हैं। वो पता लगाता है कि दोनों केसेस में उस जगह पर एक मिस्टीरियस औरत नजर आई थी जिसके बारे में कुछ पता नहीं चला। और अब रॉड्रिक विक्टोरिन से पूछता है कि एक बात बताओ, कैमल तुम्हारे लैब में क्यों आई थी? विक्टोरिन बताती है कि कैमल ह्यूमंस पर आर्टिफिशियल हार्ट को टेस्ट करवाना चाहती थी, इसीलिए। अब ये सुनकर रॉड्रिक खुश हो जाता है क्योंकि रॉड्रिक की माँ यानी कि लिज को जो हार्ट प्रॉब्लम थी वो रॉड्रिक को भी है। अगर विक्टोरिन का आर्टिफिशियल हार्ट सक्सेसफुल रहा तो रॉड्रिक कई साल जिंदा रह सकता है। ये सोचकर वो विक्टोरिन को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का वादा भी करता है। अब पेरी और कैमल की मौत का शोक मनाने के लिए लियो नशा पार्टी रखता है और बहुत ज्यादा नशा करने लगता है। आधी रात को उठकर देखता है तो उसके पार्टनर जूलियस की बिल्ली, जिसका नाम प्लूटो था, वो मरी पड़ी होती है। लगता है नशे की हालत में लियो ने उसे कुचलकर मार डाला। वो घबराकर प्लूटो को कहीं दफना देता है और उस जगह को साफ करके जूलियस से ये कहता है कि प्लूटो भाग गई। पर वो बहुत ही गिल्टी फील करता है और एक पेट शॉप में जाता है जहां वो देखता है वेरना को। वो लियो को एक काली बिल्ली दिखाती है जो बिल्कुल प्लूटो जैसी दिखती है। फिर वो वेरना और बिल्ली की एक फोटो खींच लेता है और उस बिल्ली को घर ले आता है। लेकिन ये बिल्ली कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं, बहुत ही वायलेंट मालूम होती है और लियो को काटने लग जाती है। इतना ही नहीं, वो मरे हुए और आधे खाए हुए चूहों को लियो की सीट पर और उसके बेड पर छोड़ देती है। उसकी वजह से लियो धीरे धीरे जैसे पागल ही हो गया था। उसकी हालत देखकर जूलियस को लगता है कि बहुत नशा करने से लियो की ये हालत हुई है। अब लियो से वो बिल्ली बर्दाश्त नहीं होती और वो वेरना को बुलाता है। वो कहता है कि तुम अपनी बिल्ली को वापस ले जाओ। वहां वेरना दीवार को टच करके कहती है कि प्लूटो इस दीवार के अंदर छुपी हुई है और हमला करने का ठीक मौका ढूंढ रही है। तभी अचानक वो बिल्ली लियो पर कूद पड़ती है। तब लियो तो उसकी आंखें नोच लेता है और उस वक्त वेरना की आंखें भी नोची हुई होती हैं। फिर अचानक वेरना और वो बिल्ली दोनों ही गायब हो जाते हैं। लियो ने इतने सारे साइकोट्रोपिक नशीले पदार्थ ले रखे थे कि उसका दिमाग उसके काबू में नहीं होता, वो बिल्कुल पागल हो चुका था। तब जूलियस आकर देखता है कि लियो ने दीवारों को तोड़ रखा है। दरअसल लियो दीवारों को तोड़कर उनके अंदर प्लूटो को ढूंढ रहा था। अब एक टूटी हुई दीवार में उसे प्लूटो दिखती है, लेकिन जूलियस कहता है कि वहां तो कुछ भी नहीं है। तभी बालकनी की रेलिंग पर प्लूटो बैठी हुई दिखती है और लियो उसकी ओर भागता है और नीचे कूद जाता है। नीचे लियो की लाश पड़ी होती है और उसके आसपास बैठी होती है असली प्लूटो। इस तरह यूशर परिवार का तीसरा वारिस मरा। लेकिन रॉड्रिक को एक और चिंता खाई जा रही थी क्योंकि उसे अपने मरे हुए बच्चों के इल्यूजन्स दिखने लगे थे, जिसकी वजह से उसके दिमाग और शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ने लगा था। फिर जब उसने अपनी हालत के बारे में मैडलिन को बताया तो वो विक्टोरिन पर प्रेशर डालने लगी कि जल्द से जल्द उस आर्टिफिशियल हार्ट को ह्यूमंस पर टेस्टिंग शुरू करो। विक्टोरिन परेशान थी क्योंकि ऐसे टेस्ट के लिए कौन इंसान तैयार होगा, क्योंकि इसमें मौत भी हो सकती है। खुशकिस्मती से एक औरत आई, ये भी वेरना ही थी, जिसने बताया कि वो खुद एक हार्ट पेशेंट है और वो इस आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट टेस्ट का हिस्सा बनने के लिए रिस्क लेने को तैयार है। अब विक्टोरिन इस मौके को तो हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी और उसने इस सर्जरी की परमिशन लेने के लिए खुद अपनी पार्टनर एली का सिग्नेचर डाला। और जब एली को ये पता चला तो उसने विक्टोरिन के साथ अपना नाता तोड़ दिया। अब रॉड्रिक ने देखो क्या किया दोस्तों, उसके बाकी वारिसों के बीच तनाव बढ़ गया था और हर कोई रॉड्रिक के सामने खुद को बेहतर साबित करने में लग गया। अब डूपन रॉड्रिक से कन्फेस करता है, मैंने
जानबूझकर झूठ बोला कि तुम्हारे परिवार का एक सदस्य मेरा विटनेस बनने को तैयार है, क्योंकि मैं इस परिवार में फूट डालना चाहता था ताकि सच का पता लगे। अब दिखाते हैं तो अपनी लिव इन पार्टनर एली के ब्रेकअप करने के बाद विक्टोरिन बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाती है और उसे हर जगह क्लॉक की टिक टिक करने की आवाज आती है। फिर रॉड्रिक विक्टोरिन से मिलने आता है, लेकिन वो देखता है कि विक्टोरिन बहुत ही डिप्रेस्ड है और बार बार कहती है कि मुझे एक टिक टिक साउंड सुनाई दे रही है। फिर वो रॉड्रिक को एक कमरे में लेकर जाती है, जहाँ का दृश्य देखकर रॉड्रिक चौंक जाता है। वहाँ एली की बॉडी पड़ी होती है और उसका सीना चीरकर उसमें आर्टिफिशियल हार्ट रखा होता है। तब विक्टोरिन सारा सच बता देती है कि कैसे उसने ह्यूमन ट्रायल के लिए एली का सिग्नेचर खुद लिया और गुस्से में एली ने न सिर्फ विक्टोरिन से ब्रेकअप किया बल्कि उसकी इलीगल क्लिनिकल ट्रायल्स का खुलासा करने की धमकी भी दी, चाहे इसमें एली के खुद का करियर ही क्यों ना नष्ट हो जाए। और फिर गुस्से में विक्टोरिन ने एली पर एक भारी चीज फेंकी जिससे उसके सर पर चोट आ गई। पहले तो विक्टोरिन घबरा गई, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि क्यों ना वो एली को ही अपने क्लिनिकल ट्रायल के लिए इस्तेमाल करे। उसने एली का सीना चीरकर उसका हार्ट निकाला और उसमें आर्टिफिशियल हार्ट लगाया। वो समझ रही थी कि एली जिंदा है, लेकिन उसका ये टेस्ट भी फेल हो चुका था। विक्टोरिन पगला गई क्योंकि लाख कोशिश के बाद भी वो अपने पिता यानी रॉड्रिक की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाई। वो खुद को इतना लूजर मानने लगी कि उसने रॉड्रिक की आंखों के सामने अपने सीने में चाकू घुसाया और वहीं पर मर गई। चौथी मौत के बाद भी इस परिवार के बाकी लोग बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश करने लगे। टैमरलिन अपसेट होती है, फिर भी वो अपने नए प्रोडक्ट के लॉन्च में काम पर लगी होती है। जब वो थक जाती है तो रिलैक्स करने का तरीका उसका बहुत अजीब होता है। वो अपने पति को किसी दूसरी औरत को डेट करते हुए देखकर रिलैक्स्ड फील करती है। यार ये कौन सी बात हो गई, खैर छोड़िए। उस दिन भी वो एक औरत को अपने घर बुलाती है। वो औरत और कोई नहीं वेरना होती है। उसे और बिल को साथ में देखकर टैमरलिन को न सिर्फ रिलैक्सेशन होता है बल्कि वो वेरना से जलने भी लगती है। उसके बाद भी वेरना बिल से मिलती रहती है और टैमरलिन को लगता है कि वेरना बिल को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। इस बारे में सोच सोचकर वो ना तो अपने ब्रांड का काम ठीक से कर पाती है और ना ही रात को चैन से सो पाती है। अब वो बिल को बहुत ही इंसल्ट करती है और कहती है, तुम्हारे गुड लुक्स की वजह से मैंने तुमसे शादी की थी, वरना तुम्हारा कैरेक्टर तो कौड़ी का है। और ये सुनकर बिल गुस्से में लाल हो जाता है। इसी बीच मैडलिन को एक बात पता चली। वो मिस्टीरियस औरत जो हर कत्ल की जगह पर मौजूद थी, उसका चेहरा वेरना से मिलता है, जो 40 साल पहले इन्हें एक बार में बारटेंडर के रूप में मिली थी। और अब पीएम एक और ट्विस्ट रिवील करता है कि वेरना के कई बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था और ये फोटोज 100 से भी ज्यादा साल पुरानी है। अब वो समझ जाते हैं कि वेरना से उनके परिवार को बहुत खतरा है। मैडलिन अपनी साइंटिफिक टीम को एक टास्क देती है कि एडवांस टेक्नोलॉजीज और एआई के जरिए एक ऐसा प्रोसेस निकालो जिससे कि इंसान की कॉन्शियसनेस को एक वर्चुअल डायमेंशन में ट्रांसफर किया जा सके। दूसरी ओर टैमरलिन अपने गोल्डबर्ग प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही होती है, लेकिन वो बहुत ही टेंस्ड और डरी भी है। उसे अजीब इल्यूजन्स दिखते हैं। उसे लगता है कि ऑडियंस में वेरना बैठी हुई है और उसने वैसा ही ड्रेस पहना हुआ है जैसा टैमरलिन ने पहन रखा है। उसे स्क्रीन पर एक दृश्य दिखता है जिसमें बिल और एक औरत इंटीमेट होते हैं और टैमरलिन उनको देख रही होती है। अब टैमरलिन एकदम हिस्ट्रिक हो जाती है और स्क्रीन तोड़कर माइक स्टैंड को ऑडियंस पर फेंक देती है। पागल हो गई है वो, जिससे गलती से जुनो घायल हो जाती है। जुनो पता है ना दोस्तों कौन है? मैडलिन भी वेरना को देख लेती है और उसका गला पकड़ने जाती है, लेकिन वो गायब। प्रोडक्ट लॉन्च के फेल होने से परेशान होकर टैमरलिन घर आती है तो हर आईने में उसे वेरना दिखती है और आखिर में सीलिंग का आईना तोड़कर कांच के टुकड़े उस पर गिरने लग जाते हैं। अब बचा था फ्रेडी, जो बहुत परेशान था कि उसकी वाइफ मोरेल उसे धोखा देकर पेरी की नशा पार्टी में क्यों गई। वहां एसिड के गिरने से मोरेल बुरी तरह जल गई थी, लेकिन जिंदा थी। फ्रेडी उसे घर ले आया और उसने लेनोर को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी माँ को ठीक करने के लिए बेटा सब कुछ करूंगा। लेकिन हाँ, वो इस बात को भूला नहीं था कि मोरेल उसको धोखा दे रही थी और असल में ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी नहीं थे और सिर्फ परिवार की मर्यादा रखने के लिए ही दोनों हैप्पी और परफेक्ट परिवार का नाटक कर रहे थे। ऊपर से फ्रेडी लिगोडन मेडिसिन का आदी हो गया था, जिसकी वजह से उसका अपने दिमाग पर कंट्रोल भी नहीं था। वो अपना सारा गुस्सा अधमरी हालत में पड़ी हुई मोरेल पर निकालने लगा, उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने लगा। इसी बीच जिन्होंने रॉड्रिक से ये रिक्वेस्ट की थी कि अब मैं लिगोडन का सेवन करना बंद करना चाहती हूँ। तब रॉड्रिक बहुत ही कैजुअली कहता है कि मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं तुमसे प्यार करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी में लिगोडन मेडिसिन को अब्सॉर्ब करने की क्षमता थी। मुझे पता था कि इस मेडिसिन को लेने के बाद तुम इसे कभी छोड़ नहीं पाओगी और अगर छोड़ने की कोशिश करोगी तो बहुत बुरे इफेक्ट्स होंगे। अपने पति की असलियत को जानकर जुनो बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि वो तो जुनो को अपनी मेडिसिन टेस्ट करने के लिए यूज कर रहा था। फिर वो रॉड्रिक को छोड़कर चली जाती है। यहाँ लेनोर अपने पिता फ्रेडी से बहुत परेशान है, क्योंकि वो लेनोर को मोरेल से मिलने नहीं देता। पर जब फ्रेडी बाहर जाता है तो मौका पाकर वो मोरेल से मिलने चले जाती है, लेकिन अपनी माँ की बुरी हालत को देखकर उसकी सांस ही रुक जाती है। वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। वहाँ फ्रेडी उस पुरानी लैब वाली बिल्डिंग को डिमोलिश करना चाहता है जहाँ एसिड गिरने से पैरी की मौत हुई थी। तब वो नशा करता है और बिल्डिंग के अंदर ही गिर पड़ता है। वेरना उसके पास आकर लेट जाती है और कहती है कि मैंने ही तुम्हें उकसाया था ताकि तुम जो खतरनाक दवा मोरेल को दे रहे थे
उसे अपने नशीले पदार्थ में मिला लो। वो कहती है कि मैं और कोई रास्ता भी चुन सकती थी तुम्हें सबक सिखाने का, मुझे पता है, लेकिन तुम जिस बेरहमी से अपनी पत्नी के साथ पेश आए थे ना, उसके लिए मुझे लगा कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और तो बिल्डिंग का डिमोलिशन शुरू हो जाता है और बिल्डिंग का एक बड़ा सा टुकड़ा सीधे फ्रेडी पर गिरकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। फिर वेरना कहती है कि अब मुझे तुम्हारे पिता से मिलने जाना है। इस तरह अपने सबसे बड़े बेटे को खोकर रॉड्रिक के दुख का ठिकाना नहीं होता। वो फॉर्चुनेटो बिल्डिंग के बेसमेंट में जाकर बैठ जाता है, जहां पर उसने और मैडलिन ने अपना सबसे पहला क्राइम किया था। तब मैडलिन आकर उस सौदे की याद दिलाती है उसको, जो उन दोनों ने कई साल पहले वेरना के साथ किया था। वो उसको लिकोडन का ओवरडोज देकर अपनी जान की बलि चढ़ाने को कहती है। रॉड्रिक लिकोडन खाकर बेहोश होकर गिर पड़ता है। मैडलिन भी बिना किसी शौक के चली जाती है। तभी बेसमेंट में वेरना आती है और रॉड्रिक को होश में लाकर कहती है, सौदा अभी पूरा कहाँ हुआ है। रॉड्रिक अपने ऑफिस लौट आता है, जहां उसको ये पता चलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे सीईओ की पदवी से निकाल दिया है और अब मैडलिन सीईओ है। आ जाओ दोस्तों प्रेजेंट में। रॉड्रिक इस कहानी की आखिरी पार्ट बताना शुरू करता है, लेकिन डूपन को रॉड्रिक से कोई हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हालांकि रॉड्रिक अपने बच्चे, अपनी पदवी और पावर सब कुछ खो चुका है और ऊपर से उसे जानलेवा हार्ट कंडीशन है, जिसकी वजह से वो कभी भी मर सकता है। तब रॉड्रिक डूपन को कन्विंस करता है कि तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वही तुम्हें मिलेगा। आखिर मेमोरियल सर्विस के दौरान उसे अपनी पहली पत्नी एनाबेल दिखती है, जो रॉड्रिक पर इल्जाम लगाती है कि तुमने मेरे दोनों बच्चों को पैसे और पदवी का लालच देकर मुझसे अलग कर दिया। अगर फ्रेडी और टैमरिन मेरे साथ होते तो आज जिंदा इंसान होते, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर वो दोनों तुम्हारी तरह मॉन्स्टर बन गए और बदतर मौत मारे गए। तुमने अपने दूसरे बच्चों के साथ भी यही खेल खेला, उन्हें भी अपनी तरह बना दिया। ये कहकर वो चली जाती है। फिर हुआ ये कि चट से बाहर निकलते ही रॉड्रिक गिर पड़ा और उसे 1980 के उस न्यू ईयर पार्टी की याद आने लग गई, जिस रात वो और मैडलिन उस खूबसूरत बारटेंडर वेरना से मिले थे। आइए दोस्तों आगे सुनो, उसने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे ये भाई बहन बिल्कुल इनकार नहीं कर पाए। वेरना का प्रस्ताव ये था कि मैं तुम्हें धन, दौलत, पावर, अधिकार सब कुछ दिलाऊंगी और हर मुश्किल से तुम दोनों को बचाऊंगी भी, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी आने वाली पुश्तों की जान चाहिए। मतलब तुम्हारे मौत से पहले तुम्हारे हर वारिस की मौत हो जाएगी। इतना खतरनाक प्रस्ताव सुनकर भी रॉड्रिक ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत मान गया, क्योंकि उसे पावर और पैसों का इतना भूत चढ़ा हुआ था। देखिए दोस्तों देखिए, रॉड्रिक और मैडलिन ने उसकी शर्त तभी मान ली और जब वो बार से बाहर निकल गए तो बाहर ही गायब हो गया। वेरना ने अपने हिस्से का वादा निभाया और इन्हें वो सब कुछ दिया जो ये दोनों जिंदगी में चाहते थे। मैडलिन ने वेरना के सौदे को ध्यान में रखा और उसने अपने बच्चे नहीं किए, चालाक थी। लेकिन रॉड्रिक ने एक नहीं कई औरतों के साथ रिश्ते बनाए, जिससे उसको बच्चे भी हुए। जब वेरना इनकी जिंदगी में टांग अड़ाने लगी तो मैडलिन ने उसके सौदे से बचने की बहुत कोशिश की। उसने रॉड्रिक को लिकोडन को ओवरडोज देकर मरने पे मजबूर कर दिया, ताकि अगर वो मर जाएगा तो उसके परिवार का अंत हो चुका होगा और मैडलिन सेफ हो जाएगी। लेकिन वेरना ने मैडलिन को बताया कि जो ट्विंस एक ही दिन एक साथ पैदा होते हैं उन्हें इस दुनिया से एक साथ जाना पड़ेगा। तंग आकर मैडलिन ने अपने लॉयर पेम को वेरना का खात्मा करने के लिए भेज दिया, लेकिन कहां वो वेरना को कुछ नहीं कर पाया और उल्टा वेरना ने एक और प्रस्ताव रखा कि तुमने अपने पास्ट में बहुत पाप किए हैं, तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे पापों को माफ करवा कर तुम्हें लंबी जिंदगी दिलवा सकती हूँ। लेकिन पेम इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कहता है, मैं अपने पापों की सजा भुगत लूंगा और जब मौत आएगी तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। फिर आखिर में वेरना लेनोर के पास पहुंचती है, जो अपने दादाजी के पास यानी रॉड्रिक के पास रहने लगी थी। वेरना लेनोर की जान लेने के लिए आई, लेकिन वेरना बहुत दुखी होकर उसको ये बताती है, मुझे तुम्हारे परिवार में किसी और की जान लेते हुए इतना दुख नहीं हुआ जितना अब हो रहा है, क्योंकि इस परिवार की सबसे इनोसेंट वारिस तुम हो। वो लेनोर को दिलासा भी देती है कि जल्द ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी और वो तुम्हारे नाम से एक ट्रस्ट बनवाकर लोगों की जान बचाएंगी, लाखों लोगों की जान बचाएंगी। बल्कि इस तरह वेरना लेनोर की भी जान ले लेती है। अपनी आखिरी और सबसे प्यारी वारिस की लाश को देखकर रॉड्रिक फूट फूट कर रोता है। ये सब कुछ प्रेजेंट में डूपन को बताकर रॉड्रिक रोने लग जाता है और रिवील करता है कि ये मैसेजेस जो मेरे फोन पर आ रहे हैं इन्हें एक एआई भेज रहा है। दरअसल मैडलिन ने अपनी साइंटिफिक टीम के द्वारा एक चैटबॉट बनवाया था और उसे लेनोर की तरह ट्रेन किया था। अब वो चैटबॉट एक्टिवेट होकर लेनोर की तरह मैसेजेस कर रहा है। रॉड्रिक आगे बताता है कि तुमसे मिलने से कई घंटे पहले मुझे पता चल गया था कि मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए मैं आखिरी बार अपने साम्राज्य यानी फॉर्चुनेटो कंपनी को देखने गया। वहां मेरे बच्चों की आत्माएं मुझे देख रही थी। तब मुझे एक डरावना दृश्य दिखा जिसमें आसमान से बारिश की तरह लोग गिर रहे थे। तब वेरना ने मुझे बताया कि फॉर्चुनेटो कंपनी के बनाए हुए मेडिसिन से मरे हुए लोग ये बारिश बनकर गिर रहे हैं और उसी ने मुझसे ये कहा कि मैं खुद तुम्हें बुलाकर अपने सारे गुनाहों को तुम्हारे सामने कन्फेस करूं। उसके बाद मैंने मैडलिन के साथ आखिरी डिनर करने के लिए उसे यहाँ बुला लिया और उसके ड्रिंक में जहर मिला दिया। पर मैडलिन चाहती थी कि उसे कभी मौत ना आए, इसलिए रॉड्रिक ने उसके शरीर को इजिप्शियन ममीज की तरह प्रिजर्व किया और उसकी आंखों की जगह पर उसने 2 नीले रंग के कीमती रत्न रख दिए।
ये सुनकर डूपन चौंक जाता है और समझ जाता है कि इतनी देर से उसे बेसमेंट से जो आवाजें सुनाई दे रही थी वो मैडलिन की थी। और तब दिखाते हैं कि मैडलिन जिंदा है और फूटी हुई आंखों से खून बह रहा है। वो आक्रोश में रॉड्रिक की गर्दन पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है, वैसे ही जैसे कभी इनकी मां लिज ने किया था। और अब ये पुराना मकान टूटकर गिरने लगता है और डूपन किसी तरह बचकर बाहर भाग जाता है और तभी पूरा मकान टूटकर गिर पड़ता है। इस तरह होता है इस अजीबोगरीब और खतरनाक परिवार का अंत। क्लाइमेक्स में दिखाते हैं कि डूपन रिटायर होने का फैसला कर चुका है और उसके साथ ये केस भी क्लोज कर दिया गया है जिस पर डूपन कई साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अब रॉड्रिक और मैडलिन की सारी प्रॉपर्टी मिलती है जुनो को, जो फॉर्चुनेटो कंपनी को बंद करवा देती है और उसकी जगह पर वो नशा मुक्ति के लिए एक फाउंडेशन स्थापित करती है। आखिर में वेरना यूशर परिवार के हर विक्टिम की कब्र पर अलग अलग गिफ्ट रखकर चले जाती है। और इसी के साथ ये सीरीज दोस्तों यहाँ खत्म होती है। रुक जाइए जरा। वैसे लाइफ में हम कब क्या डिसाइड करते हैं इसका इंपॉर्टेंस हम अक्सर समझ नहीं पाते हैं ना। यहाँ पर रॉड्रिक को ही ले लीजिए, उसका एक छोटा सा परिवार था, वो कम कमाता था, लेकिन फिर भी यार उसकी पहली वाइफ एनाबेल और अपने 2 बच्चों के साथ वो चैन की जिंदगी जी रहा था। वो चाहता तो वही जिंदगी कंटिन्यू कर सकता था और अपने कविता लिखने में जो टैलेंट था उसको आगे बढ़ा सकता था। ऐसा करके वो एक अच्छा कवि भी बन जाता। लेकिन बात यह है, क्या तब उसे असली खुशी मिल पाती जो पैसा और पावर कमाने के चक्कर में उसने खो दी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों ऐसी मजेदार मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। एंड फाइनली यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।